हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ से हम पार्ट 3 करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का। बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के उसमें नहीं है, मतलब सिंगल रूल नहीं है, खाली एक जैसे बोलते हैं कि राजा का रूल है, सब कुछ वही बनाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग इंस्टीट्यूशन और काम के हिसाब से। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और जो इलेक्शन कमीशन ध्यान देता है कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से और कोऑपरेटिव वे में कर रहे हैं। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा एक राइट बैलेंस में होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए, मतलब इजीली चेंजेबल हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि आखिर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना कैसे था, किसने बनाया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जो अनडिवाइडेड इंडिया थी उस टाइम पे, मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम पे डिवाइड नहीं हुआ था। तो पहली सिटिंग इनकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और उसके बाद जब डिवाइड हो गया था उसके बाद दोबारा असेंबली बैठी थी 14 अगस्त 1947 को। तो जो मेंबर्स थे उसके वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस से मतलब चूज हुए थे, जो वहाँ पे अंडर द असेंबली द इंडिया एक्ट 1935 से ये जो मतलब बेसिकली जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हुए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें हमारे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने हेल्प करी थी। वो ये बोला था कि जो भी ब्रिटिश के पास हमारी पावर्स हैं वो इंडियन लीडर्स के पास ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव ये थे कि जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडियन लीडर्स के बीच जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, और सेकंड पॉइंट है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मेकिंग बनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंडियन ज़्यादा हो, और एक ऐसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए जिसमें सारी जो मेजर पार्टीज़ हैं वो उसे सपोर्ट करें। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान उनने ये बताया गया था कि जो ईच प्रोविंस या ईच प्रिंसली स्टेट है जहाँ पे राजा का रूल होता है स्टेट वाइज, वहाँ पे जो सीट्स अलॉट हुई हैं वो रफली ये वाले रेशो में होगी, और सबको मतलब 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया जाएगा, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, ठीक है। और ईच की अपनी अपनी ओन रिप्रेजेंटेटिव होगी प्रोफेशनल के हिसाब से, और सिंगल ट्रांसफर वोट दिया जाएगा। और ये जो मेथड है इलेक्शन का वो प्रिंसली स्टेट अगर है तो उसको थोड़ी सी अपने बेसिकली राजा से भी एडवाइस लेके इसे आगे चलाना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली जब पार्टीशन की वजह से बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान साइड चले गए थे, तो जो हमारा अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो पार्टीशन की वजह से जो उनके मेंबर्स थे वो 284 बच गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में, और जितने भी ये असेंबली के मेंबर्स थे ये कोई भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से इलेक्ट नहीं हुए थे। इसका मतलब ये है कि सबको राइट टू वोट नहीं था। उस टाइम पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थे, 28 मेंबर्स थे। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मतलब सबसे ऊंची टाइप में 8% कांग्रेस का हाथ था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इसमें 8 मेजर कम्युनिटी लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरी एक डिबेटेबल थी, कोई भी एक दूसरे से एग्री नहीं था। अंबेडकर जी ये चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन वो गांधी जी नहीं कर रहे थे। इस वजह से जो असेंबली मीटिंग थी वो 164 डेज पूरी स्प्रेड होकर 200 ईयर्स 11 मंथ्स चली एज अ ओपन प्रेस, मतलब सारे अपनी अपनी राय दे रहे थे जाके पब्लिकली, और जो भी लोग हैं मतलब एक दूसरे से एग्री तो नहीं थे, लेकिन जो वो 8 कम्युनिटी मेंबर्स थे वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे वहाँ पे।